Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. In this chapter, till now we have discussed the processes of meiosis and mitosis. माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस में जैसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं, वैसे ही मियोसिस 2 की प्रोसेस में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस में इसमें भी 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और एक बार जब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मियोसिस सेकेंड में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज और प्रोफेज 1 के जैसे ही प्रोफेज 2 में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन इसमें स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल की पोजीशन जो होती है वो वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, जो कि प्रोफेज और प्रोफेज 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रोफेज और प्रोफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल की पोजीशन वर्टिकल थी, लेकिन इसमें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है दोनों। इसके अलावा जो इक्वेटोरियल प्लेन है वो वर्टिकल है और बाकी दोनों स्टेजेस में प्रोफेज और प्रोफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेन जो था वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था। तो ये भी ऑपोजिट होता है प्रोफेज और प्रोफेज 1 के। लेकिन इन दोनों एक्सेप्शंस के अलावा जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रीवियस स्टेज में थी, साइटोकाइनेसिस जब हमने मियोसिस 1 में पढ़ी थी तब वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगती है और फाइनली मियोसिस 2 में प्रोफेज स्टेज पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रेज जो कि सेंट्रियोल से अराइज होते हैं, मियोसिस 1 के साइटोकाइनेसिस में ये दोनों नहीं दिख रहे थे, नॉन विजिबल थे, लेकिन इसमें ये विजिबल हैं, वापस से अपीयर हो जाते हैं। सो स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर रे अपीयर्स एंड दे अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल। क्रोमेटिन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन फाइबर्स का डीकंडेंसेशन हो गया था मियोसिस 1 में, लेकिन मियोसिस 2 में प्रोफेज स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर्स फिर से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। अब ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स की तरह नज़र आ रहे हैं, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स भी हैं जो कि क्रोमोसोम के आर्म होते हैं, और सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट भी दिख रहा है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं प्रोफेज सेकेंड में। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी: लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस एंड ऑल्सो पैकाइटीन। लेकिन मियोसिस 2 के प्रोफेज में कोई भी 5 स्टेजेस या स्टेजेस नहीं है। प्रोफेज सेकेंड सिर्फ एक प्रॉपर प्रोफेज स्टेज है, जैसे कि माइटोसिस में था। माइटोसिस, मियोसिस और मियोसिस सेकेंड में सिर्फ एक्सेस का डिफरेंस होता है। मियोसिस 1 और माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल एक्सिस पर होते हैं वो वर्टिकल होती है, और इक्वेटोरियल प्लेन जिस एक्सिस पर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। लेकिन मियोसिस 2 में स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन वर्टिकल एक्सिस पर होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। ओके, सो मेटाफेज में होने वाले चेंजेस एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसे माइटोसिस के मेटाफेज और मियोसिस 1 के मेटाफेज में हुए थे। बस मियोसिस सेकेंड का जो मेटाफेज होता है उसमें एक्सेस का डिफरेंस होता है।
इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो वर्टिकली प्रेजेंट है और बाकियों में वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट थी। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। मियोसिस 2 में हम हर डायग्राम 2 बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट था, लेकिन अब हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हैं। और जो क्रोमोसोम्स आप इसमें देख रहे हो उनमें एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमने मियोसिस 1 की प्रोसेस में देखा था कि जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज हो गया है। स्पिंडल फाइबर्स आप देख सकते हो डायग्राम में, जो क्रोमोसोम्स का डायग्राम है उसमें जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, वहाँ पर काइनेटोकोर प्रेजेंट है। काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं जो क्रोमोसोम्स को हेल्प करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अलाइन होने में। नेक्स्ट स्टेज होती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। जो आप क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर वाला पार्ट देख रहे हो सिर्फ वो ही स्प्लिट होगा, क्रोमोसोम पूरा का पूरा स्प्लिट नहीं होगा। सी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, मेटाफेज का जो डायग्राम है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, सिंगल क्रोमोसोम की हम बात करें, सिंगल क्रोमोसोम्स में सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में 4 आर्म्स प्रेजेंट है। ओके, लेकिन एनाफेज में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, जो क्रोमोसोम का सेंटर वाला पार्ट है वो स्प्लिट होता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और पहले वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक्सिस ऐसी है। अब क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर क्रोमोसोम्स के आर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक फाइबर अपीयर हो जाता है, एक फाइबर दिखने लग जाता है जिसको हम इंटरजोनल फाइबर बोलते हैं। तो अभी एनाफेज स्टेज में हमको 3 तरह के फाइबर्स दिख रहे हैं। एक है कंटिन्यूस फाइबर्स जिसमें कोई भी क्रोमोसोम अटैच्ड नहीं है, और एक है डिसकंटिन्यूस फाइबर्स जिसमें क्रोमोसोम अटैच है। क्रोमोसोम अटैच होने की वजह से उन फाइबर्स में ब्रेक आ जाता है, इसीलिए डिसकंटिन्यूएशन की वजह से उनका नाम रखा गया है डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स। और एक होते हैं इंटरजोनल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग के टाइम अपीयर होते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में अपीयर होते हैं ये। ओके, last stage of karyokinesis in meiosis second is telophase 2. Then we'll talk about cytokinesis also in the next video.